नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। एक कहावत है, 100 बार अगर आप झूठ कहें तो वो भी सच लगने लगता है। और यही बात हम देखते हैं अग्रेसिव मार्केटिंग में की जाती है। अग्रेसिव मार्केटिंग में अक्सर इस तरह के प्रोडक्ट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और जिसको हम कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग में ख़ास तौर से विज्ञापनों को भ्रामक तरीके से दिखाया जाता है। मसलन हम लोग कई बार बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं जहां पर तथ्यों के लिहाज से बातें नहीं की जाती है। और जो ताज़ा मामला सामने आ रहा है अग्रेसिव मार्केटिंग का या एडवर्टाइजिंग का या भ्रामक एडवर्टाइजिंग का, वो है डब्बाबंद दूध या फॉर्मूला फीडिंग। WHO और यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाली है जहां पर यह कहा गया है कि दुनिया भर की 44% बच्चों को मां का दूध मिलना ही बंद हो गया है। और ये इसीलिए क्योंकि सिंथेटिक दूध को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। लेकिन आइए हम आगे बढ़े, इस मुद्दे को लेकर चर्चा करें। ये रिपोर्ट आप देख लीजिए जिसमें हैरान करने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। मां के दूध को बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। सरकार लगातार अपने विज्ञापनों में पहले 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध पिलाने की सलाह सालों से देती आ रही है। लेकिन इतने सालों की कवायद पर फॉर्मूला मिल्क या डिब्बा बंद दूध बनाने वाली कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भारी पड़ती नजर आ रही है। ये मामला अब इतना आगे बढ़ चुका है कि खुद WHO और यूनिसेफ को इस पर एक रिपोर्ट जारी करनी पड़ी है। WHO और यूनिसेफ ने बांग्लादेश, मेक्सिको, मोरक्को, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम जैसे 8 देशों में करीब 8,500 पेरेंट्स और 300 हेल्थ वर्कर्स के सर्वे के बाद ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिब्बा बंद दूध बनाने वाली कंपनियों ने सोची समझी रणनीति के जरिए बच्चों के आहार को लेकर माता पिता की सोच को सफलतापूर्वक बदल दिया है। दुनिया भर में डिब्बा बंद दूध का कारोबार करीब $55 बिलियन यानी लगभग 41 खरब रुपए का है। कंपनियों की मार्केटिंग रणनीति का परिणाम ये है कि माता पिता ये मानने लगे हैं कि सिंथेटिक डिब्बाबंद दूध ब्रेस्ट मिल्क से ज्यादा बेहतर है। सर्वे में पता चला है कि यूनाइटेड किंगडम में 84% माओं को फॉर्मूला मिल्क की जानकारी थी, जबकि चीन में 97% और वियतनाम में 92% माताओं को फॉर्मूला मिल्क के बारे में एडवर्टाइजिंग के जरिए पता चला। कंपनियों की एडवर्टाइजिंग सिर्फ टीवी और रेडियो पर विज्ञापन तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनियों ने डिब्बाबंद दूध को बेहतर बताने के लिए बाकायदा रिसर्च पब्लिश की है। साथ ही ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर और फ्री गिफ्ट्स जैसी रणनीति अपनाई। इतना ही नहीं, कंपनियों ने डिब्बाबंद दूध के बिजनेस को बढ़ाने के लिए बाकायदा हेल्थ वर्कर्स की एक फौज तैयार की जो माता पिता को डिब्बाबंद दूध लेने की सलाह देती है। सर्वे में भाग लेने वाली 1/3 माओं ने बताया है कि हेल्थ वर्कर्स ने उन्हें खास ब्रांड का दूध खरीदने की सलाह दी। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसेल को डर है कि फॉर्मूला फीडिंग या डिब्बाबंद दूध को लेकर कंपनियों के झूठ दावे ब्रेस्ट फीडिंग की आदतों को बदल सकती हैं, जबकि सच इससे उल्टा है। सच तो ये है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों से लेकर 6 महीने तक बच्चों के लिए मां का दूध सबसे अच्छा होता है। मां का दूध न सिर्फ पाचन के लिहाज से अच्छा है, बल्कि बच्चों की इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। मां का दूध बच्चों के लिए पहले वैक्सीन का काम करता है और उन्हें कई तरह की बीमारियों से बचाता है। इसके बावजूद आज दुनिया भर के सिर्फ 44% बच्चों को ही मां का दूध पिलाया जा रहा है। WHO अब डिब्बाबंद दूध की मार्केटिंग के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। WHO फॉर्मूला मिल्क के अंधाधुन और बरगलाने वाले प्रमोशंस को रोकने के लिए कानून बनाकर उन्हें सख्ती से लागू करने की अपील कर रहा है। इसके साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने की भी राष्ट्रों से अपील कर रहा है। ET Now स्वदेश। तो देख लिया आपने भ्रामक विज्ञापनों का क्या नतीजा है। और ये तो हम डब्बाबंद दूध की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला फीडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बीमारियां जैसे कि अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, डायबिटीज की बात करें, तो कई बार कंपनियों के साथ डॉक्टर्स की भी साठगांठ होती है और इसीलिए कंपनियों और फार्मा कंपनियों के फायदे के लिए भी यहाँ भ्रामक विज्ञापन जो है वो दिखाए जाते हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन ये जो समस्या है कितनी गंभीर है, इस पर आज हम बात करेंगे। और बड़े सवाल जो हम आज इस शो में रख रहे हैं आपको बता देते हैं। लगभग क्या WHO और यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के बाद सरकारों की नींद टूटेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। कंपनियों की इस मार्केटिंग रणनीति को कैसे रोका जाए, साथ ही बेबुनियादी और बरगलाने वाले
विज्ञापनों को मंजूरी कैसे मिल जाती है? तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। आइए आपका तारुफ कराते हैं उनसे। हमारे साथ कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग एडिटर प्रोफेसर श्रीराम खन्ना है, वेदांता हॉस्पिटल की पीडियाट्रिशियन है नीलम मोहन और एसीआई की सेक्रेटरी जनरल मनीषा कपूर। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। प्रोफेसर खन्ना, जैसे कि मैं शुरुआत में कह रही थी, देखिए ब्रेस्ट फीडिंग ऐसा मामला है जहां पर कहीं ना कहीं सबका विश्वास यही है कि माँ ब्रेस्ट फीड करे, ये बच्चों के लिए, ये शिशु के लिए सबसे ज़्यादा असरदार होता है, उनकी सेहत के लिए सही होता है। लेकिन हमने देखा है कि ये दौर भारत में ही बदलता हुआ जा रहा है। WHO और यूनिसेफ की जो रिपोर्ट सामने आई है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरा खेला है ना, ये केवल इन फॉर्मूला फीडर वाली कंपनियों का ही नहीं है। छोला छाप डॉक्टर्स भी खूब रेकमेंड करते हैं, माओ को बोलते हैं कि बच्चा होने के बाद आप ब्रेस्ट फीड छोड़िए, फॉर्मूला फीडिंग के जरिए बच्चे को उसकी इम्यूनिटी को और उसकी सेहत को आप तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी भी साठगांठ होती है, कॉम्प्रोमाइज होता है यहाँ पर माओ की सेहत के साथ, बच्चों की सेहत के साथ। कितना बड़ा मामला है ये प्रोफेसर साहब? देखिए, ऐसा है कि ये सर्वविदित है कि नवजात बच्चे पहले 6 महीने के जीवन में माँ का स्तनपान करें तो उनके सेहत के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए, उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया है। और क्योंकि हमारे देश में इस बात की बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, माओं की अवेयरनेस नहीं है और पेरेंट्स की अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और इसका फायदा ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट बेचने वाली कंपनियां उठाती हैं। हालांकि हिंदुस्तान में कानून है कि भाई कोई भी ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट की मार्केटिंग आप नहीं कर सकते, एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। फूड स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी अथॉरिटी के रेगुलेशंस में भी क्लियर लिखा हुआ है कि इन तरह के प्रोडक्ट्स को आप एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते। परंतु जो माल बेचने के लिए निकले हैं, जिनका काम केवल लक्ष्मी की उपासना है, वो फिर भी इस कानूनों के बावजूद प्रयास करते हैं पैसा बनाने का और माल बेच के अमीर बनने का। और इस कारण से वो हॉस्पिटल्स में पैरामेडिक्स को, नर्सिस को, डॉक्टर्स को प्रलोभन देकर उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं और जिससे कि जो नवजात शिशुओं की माएँ हैं या परिवार है, उनको ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट बेचने के लिए तरीके निकालते हैं और उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि किसी हॉस्पिटल में कोई पब्लिसिटी या प्रचार ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट होना नहीं चाहिए कानून के हिसाब से, परंतु कानून की रक्षा करने वाले लोग जब ढीले पड़ जाते हैं तो इन कंपनियों के प्रतिनिधि, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या इनके प्रमोटर पूरे तरीके से इसको प्रमोट करते हैं और ताकि उनकी सेल हो और उनकी कमाई बढ़े। परंतु ये माँ और बच्चे के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जो जागरूक परिवार हैं वो अपने नवजात शिशुओं को माँ का स्तनपान कम से कम पहले 6 महीने के जीवन में करवाते हैं ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे और ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है, बॉडी इम्यूनिटी, रोग ना लगने की क्षमता, वो ऊपर रहे। जी बिल्कुल जी। डॉक्टर मोहन, आप मुझे ये बताएं, देखिए ये जो सब्स्टिट्यूट फीडिंग का जो चलन शुरू हुआ था वो वजहों से हुआ था। या तो वो माएँ जिनका दूध बनना बंद हो जाता है या जिनको प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद दूध नहीं बन पाता, लाइफस्टाइल की वजह से भी इन सब्स्टिट्यूट्स को अपनाने पर जोर दिया गया। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं और साफ तौर से जिस तरह से कंपनियां फीडिंग सब्स्टिट्यूट्स, बेस्ट फीडिंग सब्स्टिट्यूट्स बेच रही हैं, साफ तौर से इसका मकसद तो कुछ और है और इसमें कई डॉक्टर्स भी शामिल होते हैं जो खुलेआम रेकमेंड भी करते हैं कि आपको इस तरह के ब्रेस्ट फीडिंग सब्स्टिट्यूट्स को अपनाना चाहिए और शुरुआत से ही आपको जो है बच्चों को ये पिलाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल बुरा नहीं है, लेकिन किन वजहों से इन्हें करना चाहिए और किन सूरतों में इसका ये बच्चों को देना गलत साबित होता है? देखिए, सच तो ये है कि जब हम नॉर्मल बच्चों की बात करते हैं
तो डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग से बेटर कुछ भी नहीं है ना, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो इम्यूनिटी हो। और एक चीज जो मतलब ब्रेन की डेवलपमेंट, कॉग्निशन, आईक्यू, एवरीथिंग के बारे में बेहद स्टडीज बताती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग सही है। लेकिन क्या होता है कि साइंस को भी डिस्टॉर्ट किया जाता है। जो ये मार्केटिंग की हम बात करते हैं, उस मार्केटिंग में शुरुआत में आपने शायद कहा कि अगर किसी को 100 बार झूठ बोलो तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टेटमेंट आपने दिया था। तो सच तो ये है कि किसी हाल में भी हम ये नहीं बता सकते कि दूसरा मिल्क सब्स्टिट्यूट ब्रेस्ट फीड से अच्छा है, इसमें दो राहें नहीं है। और जो आप बता रहे थे कि वेरी ओकेशनली ऐसे होता है, अधिकतर माएं ऐसे सोचती हैं या उनकी फैमिली, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके दिमाग में पता नहीं ये रहता है कि बच्चा रो रहा है, माँ का दूध कम हो रहा है। ये सब गलत फहमी है। देखा गया है कि वो कॉन्फिडेंस माँ में चले जाता है कि मेरे को दूध कम आ रहा है, सही नहीं आ रहा है, बच्चा नहीं पल रहा है। तो ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये मिथ होता है। कहते हैं कि अगर एक बच्चा 24 घंटे में 4-5 बारी पेशाब कर रहा हो तो उसको माँ का दूध काफी है। और अगर उसकी ग्रोथ आ रही है, रोना का कारण कुछ भी हो सकता है। तो दैट हैज टू बी क्लैरिफाइड, नंबर 1। सेकेंड, जैसे बताया, आईएमएस एक्ट के सुपरविजन 1992 में एक्ट आया है, लेकिन ये अवेयरनेस अभी भी हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स। उस एक्ट में कोई भी प्रोडक्ट जो 2 साल के कम बच्चे के लिए इस्तेमाल का कोई भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता है। चाहे वो फ्री सैंपल हो, चाहे वो हेल्थ केयर हॉस्पिटल में बूथ हो, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स को बताना हो, चाहे वो डॉक्टर्स को हो, चाहे वो प्रमोशन हो कि भाई आप एक ट्रॉली कुछ खरीद रहे हो, बच्चे के कपड़े खरीद रहे हो तो गिफ्ट में आपको फ्री मिल रहा। ये सारी चीजों का उल्लंघन करना, कोई कॉन्फ्रेंस भी की गई हो जिसमें कि कोई मिल्क प्रोडक्ट के दिया, ये सब उसके विरुद्ध है। वेरी रेयर कंडीशन होता है कि जैसे कोई इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हो, कि बच्चा कोई के अंदर किसी कोई एंजाइम की कमी हो, कि वो अमाइनो एसिड या प्रोटीन नहीं हजम कर रहा हो, या कोई लैक्टोज दूध का नहीं हजम कर रहा हो, या कुछ चीज, वो बहुत ही रेयर है। वो आम लोगों को उसमें सोचने की बात नहीं है। वो कोई एक्सपर्ट में जब आपको हेल्थ कंडीशन है तब बताते हैं। मैं आपको एक और नई चीज के बारे में बताना चाहूंगी जिसको सुनकर शायद जनता जागरूक हो, कि स्टडीज ये बताती हैं कि जब अगर आप सिजेरियन होता है तो इतने लोगों का सिजेरियन होता है, डॉक्टर्स का भी सिजेरियन होता है, लेकिन एक तरीका है, थोड़े होते हैं कि सिजेरियन के बाद भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना चाहते हैं, लेकिन छोटी जगह पे, छोटे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, वहां पर क्या करते हैं, बच्चे को नर्सरी ले जाते हैं और माँ को सोचते हैं कि थक गई है और बच्चे को ऊपर का दूध दे देते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो आपके शरीर के अंदर एक गट माइक्रोबायोटा हम कहते हैं, आजकल सारी रिसर्च पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा हम गट माइक्रोबायोम, गट माइक्रोबायोटा की बात करते हैं, वो हिल जाता है। तो ये देखा गया है कि उनका इन्फेक्शन की संभावना और उनकी आगे जाके डायबिटीज होने की संभावना, लाइफस्टाइल डिजीज, हार्ट डिजीज, ये सब पे भी अब हम समझ रहे हैं कि ये सब का असर हो सकता है जो हमें पता ही नहीं था। तो जो कुदरत ने बनाया है उसका मुकाबला हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन वेरी रेयर एक्सेप्शंस होते हैं। अब जैसे बीपीएनआई है इंडिया में, ये एक एनजीओ है। वो एनजीओ का काम है कि वो आईएमएस एक्ट के उल्लंघन करने वालों लोगों को करता है, लेकिन जो फंड्स उन्हें मिलते हैं वर्ल्ड से, जो लास्ट रिपोर्ट थी उनके पास $9,000 प्लस सपोर्ट एक्स्ट्रा। सो वो काम ये करते रहते हैं, बट दैट्स आल्सो एन एनजीओ जिसमें काफी पैसा दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से इसको कंट्रोल करने के लिए
सबका तो नीलम, अगर कंट्रीब्यूशन है। थोड़ा सा मैं नंबर फॉर्मूला 1 है। फीडिंग प्रोडक्ट्स की ही बात करना चाहती हूँ। इस तरह से इनकी एग्रेसिव मार्केटिंग की जाती है, इनके प्रोज एंड कॉन्स बताए जाते हैं। अगर इनको आप नहीं दे बच्चों को तो किस तरह से आपके बच्चे की एबिलिटी में कमी रह जाएगी, तमाम तथ्य जो है ये कंपनियां सामने रखती हैं। मुझे ये जानना है कि इन तरह के प्रोडक्ट्स में किस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। माँ का ब्रेस्ट मिल्क तो है, वो तो सबसे उत्तम है, वो तो आपको देना ही चाहिए। लेकिन अगर केवल इन प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो ऐसे किस तरह की इंग्रेडिएंट्स होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, या बेहतरीन सब्स्टिट्यूट के तौर पे तो इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो कर रहे हैं वो किस तरह के साइड इफेक्ट्स आने वाले वक्त में देख सकते हैं अपने बच्चों में? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी, जो मिल्क कंपनीज अपना बात करते हैं कि वो एक नॉर्मल, अगर आप किसी कारण से माँ का दूध नहीं दे रहे हो और आप ऊपर एनिमल दूध दे रहे हो, एनिमल मीन्स गाय भैंस या ये, तब वो ये कहते हैं कि उनसे बेटर आप पाउडर मिल्क इस्तेमाल करें। तो उसमें उनका ये कहना है कि एटलीस्ट वो पाउडर मिल्क इज क्लोज टू ब्रेस्ट मिल्क, और उसको फोर्टिफाई कर देते हैं, जैसे अगर प्री टर्म है या कुछ। लेकिन नंबर 1 इज ब्रेस्ट मिल्क। आपको समझना है कि आपका कंपटीशन क्या है। अगर वो यूज कर रहे हैं तो वो एक नॉर्मल एनिमल मिल्क के विरुद्ध अपनी बात करने चलते हैं। लेकिन वो बात जिस तरीके से होती है और रिप्रेजेंटेटिव्स वो नीचे चली आती है, वो थोड़ा ट्विस्ट हो जाते हैं। अगर आप एक्सपर्ट से बात करें, दे अंडरस्टैंड कि उनकी लीगल एथिक्स क्या है। कंपनी समझती है कि उनकी एथिक्स में ये गलत है, फिर भी किसी ना किसी बहाने, जैसे आपने बताया कि वो सेल्स के चक्कर में होता है। लेकिन अगर जागरूक जनता हो और जागरूक लेजिस्लेशन हो, जो हमारा लॉ इंडिया में बना है, सिर्फ 28-38 कंट्रीज है वर्ल्ड में जिनके पास ये लॉ है। वी आर लकी, हमारे पास ये लॉ है। तो वी शुड इंश्योर कि ये लॉ को प्रॉपरली एनफोर्स किया गए, एंड नॉट ओनली हेल्थ वर्कर्स बट पॉलिटिशियंस, पब्लिक सेक्टर्स, मीडिया, all of us can come together and ensure कि ये इस अवेयरनेस, ये जो मुद्दा आपने उठाया, ये एक बहुत हसीन मुद्दा है जो आप चाह रही हैं कि लोगों तक पहुंचे कि ये सही नहीं है जो हो रहा है। मगर एक खुशी की बात बताऊंगी कि 2005 में एक सर्वे हुआ था NFHS में, डेटा जिसे हम कहते हैं नेशनल सर्वे। तब सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 45% थी। एक्सक्लूसिव मतलब आप दूध छाती के सिवा और कुछ नहीं दे रहे हो। वो अभी 2019 में 64% पे आई है। तो हमें 2005 से 2021 तक 20 तक 15 साल लगे, वो 44 से 65 तक पहुंची है। दिस इज गुड। हम चाहते हैं कि वो और बढ़े। तो जो ये काम कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन करें, उनका तारीफ करें, और अवेयरनेस पब्लिक को समझाए कि ये जो मार्केटिंग में मॉम्स क्लब, बेबीज क्लब्स, डिजिटल मीडिया, ये सब का विरोध होना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह की जागरूकता की वजह से ही हम इस आंकड़े में और इजाफा देखेंगे। लेकिन प्रोफेसर खन्ना, अब ये तो बात हुई है ब्रेस्ट फीडिंग के सब्स्टिट्यूट्स की, लेकिन बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज, जैसे कि अगर हम थायराइड की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, डायबिटीज की बात करें, यहाँ पर हमने देखा है कि कंपनियां हो, पैथोलॉजी लैब्स हो, डॉक्टर्स हो, ये सब मिलजुल कर कई बार इस तरह के आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं, या आपके भी टेस्ट किए हुए लेवल्स इस कदर आपको दिखाते हैं कि जो इंसान है वो परेशान हो जाए और वो खूब दवाइयां खाने पर मजबूर हो जाए। ऐसे भी हम देखते हैं, यहाँ पर मार्केटिंग की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो मेडिकल डेटा है उसको फर्ज करने की बात हो रही है। जो लेवल्स, जो नॉर्मल लेवल्स से कहीं ज्यादा दिखाए जाते हैं, जिससे कि हमें ये लगे कि आप बाकी किसी बीमारी का शिकार हो गए हैं। ये मामले कितने बढ़ रहे हैं? देखिए, जब से प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ हुआ है, बड़े पैमाने पर छोटी बड़ी क्लिनिक्स, छोटे बड़े हॉस्पिटल, कॉरपोरेट हॉस्पिटल, ये मार्केट में बड़े बड़े पैमाने पे आए हैं। और इनका जो तंत्र है, वो उनका जो मुखौटा है वो तो स्वास्थ्य सेवा का है, परंतु जो असली उसका मुद्दा है वो है पैसे कमाना। और ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि एक बार कोई आदमी इनके चंगुल में आ जावे
तो उसका वो अच्छी तरह पैसा निकाल लेते हैं उससे। तो आप समझ लीजिए हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की, गरीब गरीब लोगों की, जो एक किसी हॉस्पिटल के बीमारी के चंगुल में गए और उनको इतना पैसा देना पड़ा कि वो दिवालिया हो गए, उनको घर जमीन बेचनी पड़ गई। ऐसे कई आपको मामले मिल जाएंगे। इसका कारण ये है कि जो लालच है हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में, वो उसका बोलबाला बढ़ गया है। और टेस्टिंग हो या ट्रीटमेंट हो या डायग्नोसिस हो या इन पेशेंट ट्रीटमेंट हो, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट हो, सर्जरीज हो, हर हर तरह से जब एक आदमी एक कमर्शियल एंटिटी के चंगुल में फंस जाता है तो वो फिर उससे किस तरह पैसा वो वसूल करें, उसके उन्होंने कई सोफिस्टिकेटेड तरीके अपनाए हुए हैं। परंतु दुख की बात यह है कि इस चीज को रोकने के लिए कभी सरकार ने कोई उपाय निकाले नहीं है। हेल्थ सेक्टर में कोई रेगुलेटर नहीं है। फूड सेक्टर में फूड स्टेट सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है। इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बैंकिंग सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। टेलीकॉम सेक्टर में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है। परंतु हेल्थ सेक्टर में कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो गुणवत्ता को, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को, जो कॉस्ट्स को कंट्रोल कर सके। और उस कारण से बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के सिटीजन का एक्सप्लॉइटेशन होता है। और वो केवल सिटीजन नहीं, क्योंकि जो सरकारी इंश्योरेंस कार्ड्स हैं या कंपनियों को जो प्रीमियम देती है सरकार, ये आयुष्मान कार्ड या दूसरे कार्ड्स के पीछे, वहां भी बड़े तरीके पे धांधली है कि भाई एक आदमी को आपने थोड़ा इलाज किया 10 रुपए का और 100 रुपए का बिल बना के सरकार से आपने रिकवर कर लिया। तो ये जो प्रथाएं हैं जो हमारे हेल्थ सेक्टर में चल रही हैं, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गया है। और जब तक इसका इलाज नहीं निकलेगा तो हिंदुस्तान के नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था सही दाम पर नहीं मिल पाएगी। मैं इतना कहना चाहूंगा जी। लेकिन डॉक्टर मोहन, आप कितना सहमत हैं प्रोफेसर खन्ना की इस बात से, जिस तरह का ये हथकंडे अपनाते हैं हॉस्पिटल्स हो गए या जी आप कुछ कह रही हैं? जी बोलिए। प्रोफेसर खन्ना के बोलने से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जिस तरीके से इन्होंने बात की है वो काफी रूड थी। बिकॉज इस तरीके से आप हर एक कोई भी कम्युनिटी है, देयर इज गुड एंड बैड, टू टॉक दिस वे, जिससे कि आप जब कोविड हुआ पूरी दुनिया जिस तरीके से देखी हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स, अगर खन्ना जी को भी कभी अपनी फैमिली पे एहसास हुआ है तो ये काफी गलत बात थी कि ऐसे बात करें कि हथकंडे या कुछ जिस तरीके से इन्होंने बात किया है। सेकेंड, देयर इज कॉर्पोरेट यहाँ पर इनका जो मतलब था वो क्लियरली उन डॉक्टर्स और उन तरह की कंपनी हॉस्पिटल्स के लिए था जो इस तरह से पेशेंट्स को लूटते हैं, क्योंकि वाकई ये सच्चाई है। हमें भी बहुत सारी ऐसी अर्जियां आती हैं लोगों के जरिए जो कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल में इतना चुकाना पड़ गया, और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियों का अलग से कारोबार चलता है जो उनको उनके क्लेम्स भी देती नहीं है। तो प्रोफेसर खन्ना ने जो कहा है वो पूरी मेडिकल फेटर्निटी के लिहाज से नहीं कहा है, वो बस सच्चाई बता रही है कि ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहाँ पर पेशेंट्स लूट जाते हैं। और जब भी हम बात करते हैं उसके बारे में सबको सोच के बात करना होता है कि आप क्या कह रहे हैं। तो ये बात है कि ठीक है, आप अपना पक्ष रखिए डॉक्टर, अपना पक्ष रखिए। आप यहाँ पर आप कितनी सहमत हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि थायराइड, बीपी और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को लेकर भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को पेशेंट बना दिया जाता है। कई बार ऐसा भी सामने आता है, भले ही उनके लेवल्स नॉर्मल होते हैं, जो भी जांच में निकल कर आता है, फिर भी उनको कह दिया जाता है, डरा दिया जाता है कि आप जबरदस्ती ये दवाइयां खाइए। कुछ नहीं, इसका मकसद बस इतना है कि आपका धंधा, आपका कारोबार बढ़ता रहे, आपकी दवाइयां जो हैं वो बिकती रहें। तो इसमें बिल्कुल सही है अगर जो ऐसे कर रहे हैं, ये बात से मैं सहमत हूँ कि अथॉरिटी होनी चाहिए, और अथॉरिटी है, शायद उनको नहीं मालूम है। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की देयर इज एन अथॉरिटी, और कॉर्पोरेट की भी। तो इस दे एनालाइज ये केसेस पढ़ते हैं, और जब कभी केसेस होते हैं तो दे शुड बी पनिश्ड। इससे तो मैं बिल्कुल 300% सहमत हूं कि हर एक चीज में ये अडल्ट्रेशन है, खाने में मिलावट, इसकी
हर एक चीज पे वी नीड टू गेट डाउन एंड टॉक अबाउट इट। और हमारे देश की एथिक्स इतना ऊंचा लाना चाहिए कि कोई ठहराना चाहिए कि व्हेन यू कम टू डील विद हेल्थ जैसी पवित्र चीज के साथ कोई कुछ गलत करे तो उसे बिल्कुल लॉज होने चाहिए जिसको पनिशमेंट दे। लेकिन इस तरीके से कहें कि जनरल, उसके मैं अगेंस्ट हूं कि सबको आप ब्लेम, जैसे देयर आर सेवरल पीपल, मे बी 95% डॉक्टर्स आर गुड, 5% अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल 100% तहकीकात होनी चाहिए, सोसाइटी होनी चाहिए, उनका उस पर एक्शन होना चाहिए। That's what I would have to say. डॉक्टर नीलम, समय लगभग हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन आप हमारे साथ हैं तो यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन उन तमाम माओं को आप क्या देना चाहेंगी जो इस तरह के ब्रेस्ट फीडिंग सब्स्टिट्यूट्स अपने बच्चों को पिलाती हैं? भ्रामक विज्ञापन से प्रभावित होकर हो सकता है शायद उन्होंने इस तरह का रास्ता अपनाया हो, क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? जी, मेरा एक सिंपल मैसेज है कि ब्रेस्ट फीड से अच्छा, भगवान से बेटर हम दुनिया में कुछ भी नहीं बना सके। आप सोचती हैं कि मेरा दूध कम है, वो गलत है। हर माँ का दूध इतना होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक ब्रेन और मिल्क प्रोडक्शन की एक्सेस है, जिसका मतलब जब आप बच्चे को रोते हुए सुनती हैं या देखती हैं तो मिल्क प्रोडक्शन, तो अगर आप ये सोचेंगी कि मेरा प्रोडक्शन नहीं है तो उससे भी आपके ब्रेन पे इफेक्ट होगा। और आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट ये कि उसमें नहीं आए चुंगल में 6 मंथ तक आपको, अभी आजकल तो मैटरनिटी लीव भी हर एक जगह दी जा रही है और इंडिया 1 कंट्री है जिसमें टोटल सपोर्ट मिल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेड फीड करना है, बिकॉज आप 1-2 भी फीड ऊपर की देंगी तो शरीर का गट माइक्रोबायोम खराब हो जाएगा और आगे जाके बच्चों को हेल्थ इश्यूज, चाहे वो डायबिटीज हो, कार्डियक प्रॉब्लम, ये सब इसलिए बहुत जरूरी है कि इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भी अगर आपके मन में कोई शंका है तो अपने भरोसेमंद डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपके लिए सही विकल्प क्या होगा। प्रोफेसर खन्ना, डॉक्टर मोहन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए। कंज्यूमरिस्ट किंग में मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।